आगे देखिए, भारत के प्राचीन इतिहास के 4 स्रोतों में से तीसरा स्रोत आता है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण का मतलब है भारत में अनेक विदेशी यात्री आए, विदेशी लेखक जो भारत में कई वर्षों तक रह करके भारत के इतिहास को लिखा, जिसे पढ़ करके हमें भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो वो कौन कौन से लेखक आए भारत में, इन लेखकों को हम 4 वर्गों में बांटेंगे। प्रथम जो है यूनानी रोमन लेखक, दूसरा जो है चीनी लेखक, तीसरा जो है अरबी लेखक और चौथे में अन्य लेखक। कुल मिलाकर के लगभग यहाँ 15 लेखकों के बारे में, लुसेंट में 2-4 और है, लेकिन मुख्य रूप से यही लेखक है जो भारत में आकर के भारत के इतिहास को लिखा। आइए बारी बारी से हम जानते हैं इनके बारे में। यूनानी रोमन लेखक में पहला नाम आता है टेसियस। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। इन्होंने भारत में रह करके भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा उसे पढ़ करके आश्चर्यजनक लगता है, मतलब भारत के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके लिखा, इसलिए इसका लिखा हुआ जो है अविश्वसनीय है। लेकिन इसका नाम याद रखना है, टेसियस। दूसरा नाम आता है हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी रचना जो है, इनकी मुख्य पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें जो है इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस अर्थात ईरान के संबंध का वर्णन किया है। मतलब हेरोडोटस जो है अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत और फारस के बीच में, ईरान के बीच में जो संबंध था, और कब का, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उस संबंध के बारे में हिस्टोरिका में वर्णन किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा में सिकंदर के साथ कुछ लेखक आए, जिनमें एक नाम आता है निर्याकस और दूसरा जो है आनेसिक्रटस। इनका विवरण जो है प्रामाणिक है और विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ आने वाले ये 2 लेखक का नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा। चौथा है मेगास्थनीज। यह सेलुकस निकेटर का सेनापति था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी मुख्य रचना है इंडिका। कई बार यह परीक्षा में पूछ चुका है। इंडिका में इन्होंने, अब चूंकि मौर्य शासनकाल में आया है, तो इंडिका में इन्होंने मौर्यकालीन समाज के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज जो है सेलुकस का सेनापति था, और सेलुकस जो था सिकंदर का सेनापति था। अच्छा, आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, शीशे में सिकंदर का सेनापति सेलुकस था और सेलुकस का सेनापति मेगास्थनीज था। इसे आप याद रख सकते हैं। तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का सेनापति था। इसके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जिसमें इन्होंने मौर्य समाज के बारे में वर्णन किया है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला लेखक है डायमेकस जो था सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। यह जो है बिंदुसार के दरबार में आया था, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। यह सीरिया देश का था। सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत बनकर के बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला नाम है डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत बन करके यह अशोक के राज दरबार में आया था। ये सभी लेखक भारत में ऐसे नहीं आए, वो लोग आ करके भारत में रह करके और अपने समय के इतिहास को लिखा है, जिसे पढ़ करके हमें अपने भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला नाम है प्लिनी। यह जो है, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, प्रथम शताब्दी में। और अगला नाम है टालमी जो है 2री शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा। मतलब प्लिनी जो है प्रथम शताब्दी में, टालमी जो है 2री शताब्दी में। प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा, टालमी जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। तो ये थे यूनानी रोमन लेखक। कुल 8 यूनानी रोमन लेखकों के बारे में हम लोग को याद करना है। चलिए आगे है चीनी लेखक। चीनी लेखकों में फाहियान सबसे इंपॉर्टेंट है।
यह प्रथम चीनी यात्री था जो भारत में आया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और वह यहाँ पर 14 वर्षों तक रह करके उस समय मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में इन्होंने वर्णन किया। 10वां लेखक है ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन मतलब पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी में थानेश्वर के गद्दी पर बैठा था। यह इंपोर्टेंट है। तो इसके दरबार में आया था ह्वेनसांग। यह भी एक चीनी यात्री है। 629 ईस्वी में चीन से चला था यह और 630 ईस्वी में भारत पहुंचा। मतलब 1 वर्ष की यात्रा के बाद यह जब भारत पहुंचा तो भारत में यह 15 वर्षों तक ठहर करके 645 ईस्वी में अपने स्वदेश लौटा था, चीन लौटा था। मतलब 15 वर्षों तक यह भारत में रहा है और भारत में रह करके नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन कर रहा था। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। काफी ये फेमस है आचार्य शीलभद्र जी। तो उनके समय में यह जो था ह्वेनसांग भारत में आया था और इन्होंने जो भ्रमण किया, इनके पूरे भ्रमण जिस पुस्तक में है उस पुस्तक का नाम है सी यू की, जिसमें 138 देशों का विवरण है। देखिए ह्वेनसांग ने न केवल भारत की यात्रा की, 138 देशों के बारे में विवरण मिलता है। तो लगभग इन्होंने इतने देशों का जो है यात्रा किया है। सी.यू. की। अगला नाम है इत्सिंग। इत्सिंग जो है यह भी चीनी यात्री था। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तो ये चीनी यात्रियों में फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, मात्र इतना ही याद करना है। आगे है अरबी लेखक। अरबी लेखक में 2 लेखक अल बिरूनी और इब्न बतूता काफी इंपोर्टेंट है। अल बिरूनी यह ख्वारिज्म जो वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है वहां का था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ जब महमूद जो है भारत पर आक्रमण किया था तो उसी के साथ यह अल बिरूनी भारत आया था। और इसकी मुख्य पुस्तक है किताब उल हिंद। इसी किताब को तहकीक ए हिंद कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। अल बिरूनी की यह प्रसिद्ध रचना है, इसे आप लोग को जरूर याद करना पड़ेगा। अल बिरूनी की किताब है किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, मतलब एक ही किताब का नाम है जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। अगला लेखक है इब्न बतूता। इब्न बतूता की रचना है रेहला। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट हैं, अल बिरूनी और इब्न बतूता। अगला लेखक है तारानाथ। ये अन्य लेखकों में है। तारानाथ जो तिब्बती लेखक थे, इसकी रचना है कंग्यूर और तंग्यूर, काफी इंपोर्टेंट है। और अगला लेखक है मार्को पोलो, यात्री। इन्होंने पांड्य देश का मतलब मदुरै जो मद्रास में था, वहां एक राजवंश होता था जो पांड्य साम्राज्य कहलाता था। तो उसी पांड्य साम्राज्य की यात्रा पर आया था मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में। 13वीं शताब्दी के अंत में यह अपना यात्रा शुरू किया था लगभग 1271 ईस्वी में। 1254 में इसका जन्म हुआ था। मार्को पोलो जो है पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो हम लोगों ने देखा विदेशियों के विवरण, मतलब लगभग हम लोगों ने 15 लेखकों के बारे में पढ़ा। ये ऐसे लेखक हैं जो भारत में आकर के भारत के इतिहास को लिखा। यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और कुछ अन्य लेखक, जिनमें हेरोडोटस, उसके बाद मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, अल बिरूनी, इब्न बतूता, ये काफी इंपोर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है चौथा स्रोत। चौथा स्रोत में हम लोग का था पुरातत्व साक्ष्य। अब पुरातत्व साक्ष्य मतलब प्राचीन इतिहास के 4 स्रोतों में अंतिम स्रोत है पुरातत्व साक्ष्य। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? देखिए, पुरातत्व का मतलब है खुदाई के बाद भूमि के अंदर से निकली हुई वे सारी वस्तुएं जिनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जो अध्ययन के योग्य हो,
जो इतिहास की कुछ जानकारी देती हो, ऐसी वस्तुओं को पुरातत्व वस्तु कहते हैं। तो पुरातत्व वस्तु से संबंधित जानकारी समझिए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता कहा जाता है। अगला है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष, देखिए भारतवर्ष शब्द पहले भी आया था, तो भारतवर्ष खुदाई के बाद जो हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है उसमें भारतवर्ष की चर्चा की गई है। यह भारतवर्ष की जानकारी जो है मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अगला बात है कि हुड़ों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से हमें हुड़ों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। मतलब ये सभी ऐसे चीज हैं जो खुदाई के बाद मिले हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, किस समय जो है हुड़ आक्रमण किए और भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा में है। तो इन सारे साक्ष्य से जो है भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है कि सती प्रथा का साक्ष्य एरण अभिलेख, जो भानुगुप्त से संबंधित है। गुप्त वंश का शासक भानुगुप्त के द्वारा जो एरण अभिलेख का जो निर्माण करवाया गया था, इससे सती प्रथा की जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों को पुराने सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कासार्पण कहा गया है। अब देखिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। यवन शासक प्रमाण मिलता है कि यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया था। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। काफी इंपोर्टेंट है। अभिलेखों के बारे में जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसे इपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्का से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। देखिए, समुद्रगुप्त द्वारा जो जारी किया गया था सिक्का, उसके ऊपर उसका बीड़ा बजाती हुई प्रतिमा थी, मतलब कि सिंबल था। तो इसे ये पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था। इसी तरह जो खुदाई के बाद पुरातत्व मिलते हैं, इनसे जो है हमारे इतिहासकार वैज्ञानिक जो है इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मंदिर निर्माण की शैली। देखिए, भारत में कुछ प्रसिद्ध मंदिर निर्माण की शैली है, जिसमें प्रथम नाम आता है नागर शैली। नागर शैली में उत्तरी भारत के जो मंदिरों का निर्माण किया गया है वह नागर शैली में किया गया है, और दक्षिणी भारत में मंदिरों का निर्माण जो किया गया है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। और इन दोनों शैलियों का जो मिक्स है, मिश्रित जो है, उसे वेसर शैली कहते हैं। वेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रित रूप है। एक शैली आता है पंचायतन शैली का में क्या होता है कि जो मुख्य मंदिर होता है वह 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहेगा तो उस तरह के मंदिर निर्माण की शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ अभिलेख और उस अभिलेख से संबंधित शासकों का नाम दिया गया है। हाथी गुम्फा का संबंध जो है कलिंग राजा खारवेल से है, और जूनागढ़ जिसे गिरनार अभिलेख कहा जाता है, इसका संबंध शकों के प्रतापी राजा रुद्रदामन से है। प्रयाग स्तंभ लेख, इसका संबंध जो है समुद्रगुप्त, मतलब गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त, और एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वातापी वंश का प्रसिद्ध राजा था पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत, जिसमें हम लोगों ने 4 स्रोत, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व साक्ष्य के बारे में मोटे तौर पर जानकारी लिया। धन्यवाद।